हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं जो कि सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज की वीडियो में हम टॉप 10 क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं तथा उनके डिटेल से सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अर्थात यहाँ पे संरचनावादी जो सिद्धांत होता है अर्थात कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग जो होता है यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का सबसे अच्छा कथन है। तो ऑप्शन ए में कहा गया अधिगम जो होता है पुनरुत्थापन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है, अधिगम आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। वहीं पे इधर अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी विच स्टेटमेंट अबाउट द लर्निंग इज करेक्ट, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेमोराइजेशन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन के जब भी आप ऑप्शन को सिलेक्ट करें कि कौन सा सही होगा तो हमेशा ऑप्शन को पूरा क्वेश्चन का जो होता है उसको पूरा डिटेल से आपको पढ़ना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे मेमोराइजेशन, अर्थात यहाँ पे स्मरण करने के, और जब भी स्मरण वाली चीजें आ जाए तो उनको हमेशा निगेटिव के तौर पे मानना चाहिए। अर्थात ये ऑप्शन हमारा क्या है ए वाला, इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं ऑप्शन बी में, तो अधिगम क्या है यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया। यहाँ पर भी देखो कहा गया है कि मेमोराइजेशन पे बात की गई है तो ये भी हमारा क्या ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा बी वाला। सी ऑप्शन में कहा गया अधिगम व आवृत्ति संबंधों के द्वारा व्यवहारों का क्या है अनुबंधन कहलाता था, तो एसोसिएशन ऑफ बिहेवियर थ्रू रिपीटिशन की यहाँ पे बात किया गया था, रिपीट की जा रही बार बार चीजें, तो इसको भी यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा निगेटिव मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट का ऑप्शन है अधिगम सक्रिय, यहाँ पे देखो सक्रिय कहा गया अर्थात यहाँ पे एक्टिव रखा गया बच्चों को, अर्थात यहाँ पे जहां पर भी एक्टिव चीजें होती वो हमेशा क्या होता है हमारा एक प्रकार से पॉजिटिव होता है, या इसको हम यहाँ पे सही मान सकते हैं। इसलिए यहाँ पे डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या करेक्ट बैठता है जो कि यहाँ पे सही अर्थात अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अब थोड़ा सा इसी को डिटेल से यहाँ पे समझते हैं। तो संरचनावाद की बात करें तो संरचनावाद शिक्षा शास्त्र का एक आधुनिक दृष्टिकोण है जिसमें छात्रों को ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी माना जाता है। अर्थात जो हमारा यहाँ पे संरचनावाद है इसमें क्या है, ये शिक्षा शास्त्र का जो आधुनिक मत माना जाता है जिसमें क्या होता है ज्ञान अर्थात तो छात्रों को ज्ञान ग्रहण करने की प्रक्रिया को सक्रिय रूप में माना जाता है। और इसके अनुसार अधिगम केवल स्मरण पुनरुत्थापन या यंत्रोक्त रटने का नाम नहीं है बल्कि यह सीखने वाले के सक्रिय प्रयास, पूछताछ, तर्क और समस्या समाधान होता है। देखो यहाँ पे कहा गया कि इसमें जो हम क्या करते हैं स्मरण पर बात नहीं करते हैं, ना ही पुनरुत्थान या यंत्रवत पर रटने पे बात की जाती है। यहाँ पर जो होता है सक्रिय प्रयास किए जाते हैं, पूछताछ, तर्क और समस्या समाधान से चीज़ों को समझा जाता है। और बात करें तो अधिगम तब सार्थक होता है जब छात्र स्वयं विचार कर अनुभव के आधार पर और विभिन्न स्रोतों को से स्वीकार अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। व्यवहारवाद का पुनरुत्थान या दृष्टिकोण अधिगम की गहराई और समझ को दर्शाने में सक्षम नहीं है। इसलिए संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम मुख्यतः सक्रिय रूप से ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, न केवल याद या दोहराने की प्रक्रिया। तो हमेशा यहाँ पे आप देख सकते हैं चाहे याद करने की बात की जाए या दोहराने की बात की जाए तो वो आपके नेगेटिव में आएंगे। केवल यहाँ पे क्या है आपको सक्रिय रूप से जो चीजें होती है वही हमारे क्या यहाँ पे क्वेश्चन में सही होता है, क्योंकि बच्चा जब सक्रिय रूप से होकर सीखेगा तभी वो ज्यादा चीजों को समझ सकता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जिसके अंदर कहा गया है कि विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम होते हैं। अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है,
या कहा गया यह विद्यार्थियों के दिमाग में शांति उत्पन्न करता है, या यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, या यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यात्मक प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में है तो बात कहें तो व्हाट इज द आउटकम ऑफ द गिविंग स्टूडेंट क्लियर एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, इट इज एन इफेक्टिव वे टू इनकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। बिल्कुल सही है। तो देखो यहाँ पे अगर हम वन बाय वन ऑप्शन को देखें कौन सा करेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पे आप पहला ऑप्शन देखेंगे जिसमें कहा गया कि अवधारणात्मक परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए यह प्रभावशाली तरीका है। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ये क्या करता है, प्रभावशाली तरीके से चीज़ों को अवधारणा उत्पन्न करने के लिए अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें दूसरे भी ऑप्शन देख सकते हैं, तो दूसरे में क्या है, यह विद्यार्थियों के दिमाग में शांति उत्पन्न करता है। ये तो अच्छा ऑप्शन नहीं यहाँ पे बैठ रहा। सी में कहा गया यह अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है। अभाव तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अभाव अगर बच्चों में होगा तो कैसे सीखेंगे, इसलिए ऑप्शन ही हमारा तो गलत हो ही जाएगा। वहीं पे डी में बात करते हैं यह अवधारणात्मक समझ के बजाय कार्यात्मक और प्रक्रियात्मक, अर्थात यहाँ पे अवधारणा के बजाय उनको कार्य करने में या प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल और केवल क्या है, ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसी में अगर हम डिटेल से यहाँ पे बात करते हैं, तो जब विद्यार्थियों को किसी अवधारणा के स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण दिए जाते हैं, अर्थात जब उनको स्पष्ट चीज़ों से समझाया जाता है, कुछ उदाहरण जो कि वो पहले से जानते हैं, कुछ नए उदाहरण दिए जाते हैं, तो बच्चों को जब दिए जाते हैं तो वो विषय को गहराई से समझने में, तुलना करने और भेद करने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से जब भी बच्चों को उदाहरण की सहायता से चीज़ों को समझा जाता है तो आसानी से समझ जाते हैं। इससे उनकी पूर्व धारणाएं चुनौती पाती हैं। वे सोचते हैं कि क्या उनके विचार सही हैं या नहीं हैं, और नए वैज्ञानिक तथ्यों से व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। यह प्रक्रिया छात्रों की अवधारणात्मक समझ को मजबूत करती है और गलत फहमियों को दूर करती है। अन्य विकल्प जैसे कि दिमाग में शांति है, समझ में अभाव या केवल प्रक्रिया पर ध्यान देना इस पद्धति की वास्तविक सच्ची भूमिका को नहीं दर्शाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारा केवल ऑप्शन ए सही रहेगा और सारे ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसके अंदर यहाँ पे कहा गया है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी कराने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। अर्थात तो बच्चों में जब चीज़ों को सिखाई जाती हैं, अधिगम गतिविधियों में जब भागीदारी कराया जाता है, तो वहाँ पे क्या उनको पुरस्कार लगातार देना या दंड अगर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन में कहा गया है कि बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या डी में कहा गया अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इसी को इंग्लिश में इधर आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, जिसमें लिखा है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूसली गिविंग रिवार्ड्स एंड यूजिंग पनिशमेंट टू गेट चिल्ड्रेन टू पार्टिसिपेट इन लर्निंग एक्टिविटी, क्या फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं वन बाय वन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही बैठेगा। तो देखो सबसे पहले कि ये बाहरी, तो हम जानते हैं कि जब भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात की जाती है तो ये हमारे क्या है, इसको डिक्रीज करता है। और मोटिवेशन डिक्रीज होने का मतलब ये कि हमारा नेगेटिव ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात फर्स्ट ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। फिर इंट्रिंसिक मोटिवेशन इंक्रीज होता है। भाई इंट्रिंसिक मोटिवेशन इससे नहीं आता, अगर आप बाहर से उसको पनिशमेंट दे रहे हैं या उनको रिवार्ड दे रहे हैं तो इससे इंटरनल जो हमारा मोटिवेशन होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। यह बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करता है, ये भी बात गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन केवल आप देखेंगे तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इसी पे अगर डिटेल से बात किया जाए तो यदि बच्चों को हर बार बाहरी पुरस्कार जैसे अंक, इनाम या दंड देकर गतिविधियों में भाग दिलाया जाए तो उनका ध्यान केवल इन बाहरी कारणों पर केंद्रित हो जाता है। बिल्कुल सही है। अगर बच्चों को बार बार अंक दिए जाएं, इनाम दिए जाएं या उनको दंड दिया जाए तो बच्चे फिर क्या करते हैं, गतिविधियों पे आंतरिक रूप से ना ध्यान देके वो बाहरी कारणों पर ही केंद्रित हो जाते हैं। इससे उनके आंतरिक प्रेरणा जो होती है था इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो सीखने, खोजने और जिज्ञासा से उत्पन्न होती है, धीरे धीरे कम हो सकती है। निरंतर बाहरी प्रेरणा पर निर्भर रहना बच्चों को सीखने की प्रक्रिया का आनंद और उत्साह खोने के लिए प्रेरित करता है, जिससे व्यवहारिक और सृजनात्मक सोच में भी प्रभावित हो जाती है। अर्थात तो बच्चों को ज़्यादा नहीं
अंक देने चाहिए, ना ही ज़्यादा उनको दंड देना चाहिए, ना ही ज़्यादा रिवार्ड देने चाहिए। वहीं पे बात थोड़ा सा और बात करें तो सही शिक्षा व्यवस्था में बच्चों के लिए मोटिवेशन को आंतरिक बनाना सबसे ज़रूरी होता है। अगर बच्चे आंतरिक रूप से मोटिवेट रहेंगे तो कार्य को अच्छे से करेंगे और वो अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, जिससे वो अच्छे से कार्य कर सकते हैं, ताकि वो स्वयं रुचि, लक्ष्य और जिज्ञासा से प्रेरित होकर सीख सकें। अब यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, जिस क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रणालियां सार्थक और अधिगम को बढ़ावा देती हैं? कौन सी देती हैं? नंबर 1 शारीरिक दंड, ऑप्शन सेकंड में कहा गया सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, या फिर कहा गया सतत एवं समग्र मूल्यांकन, या निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। अर्थात इसमें से आपको बताना है कि अगर कोई प्रणाली था तो निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम को जो बढ़ावा देती है, कौन सी अच्छी प्रणाली है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट देखो शारीरिक दंड जो होता है हमारा, शारीरिक दंड वाला तो ज़्यादा ऑप्शन अच्छा नहीं होगा, तो ये तो हमारा पहले ही क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। वहीं पे हम बात करते हैं दूसरा सहयोगात्मक अधिगम। सहयोगात्मक तो हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ये वाला तो हमारा सही हो सकता है। वहीं पे सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ये भी हमारा क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ पे बात करें निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलनात्मक किया जाएगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आप देखेंगे बी वाला सही हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपके सेकंड अर्थात सहयोगात्मक को और सतत वाले ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएंगे। अब थोड़ा सा इसी को यहाँ पे हम डिटेल से समझते हैं। तो सार्थक अधिगम का मतलब होता है कि बच्चों को सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं सहयोगी माहौल की आवश्यकता होती है, जहां वे मिलकर सीखें, विचार विमर्श करें और समस्याओं को हल करें। सहयोगात्मक अधिगम से बच्चों में टीम वर्क, विचारों का आदान प्रदान व स्वयं अधिगम की प्रवृत्ति बढ़ती है। वहीं पे बात करें तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन में तो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, लगातार प्रतिक्रिया और प्रगति को समझने में सहायक है, जिससे बच्चे अपनी कमियों को पहचान कर आगे बढ़ सकते हैं। शारीरिक दंड की बात किया जाए तो शारीरिक दंड एवं निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन का सार्थक अधिगम में स्थान नहीं है, क्योंकि ये बच्चों में डर, हीन भावना और अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाते हैं। इससे रचनात्मक व आत्मविश्वास प्रभावित होते हैं। अर्थात जहां पर भी दंडात्मक बात की जाए या तुलनात्मक की बात किया जाए, वो आपके हमेशा ऑप्शन नेगेटिव के साथ में जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे हमारा पहला और लास्ट का ऑप्शन गलत गया था, केवल सेकेंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अर्थात तो शिक्षक जो होते हैं बच्चों की जो जटिल अवधारणाएं होती हैं, अर्थात तो कॉम्प्लेक्स जो वहाँ पे कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको किस प्रकार से समझने के लिए आसान बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया कि ऑप्शन में कि एक व्याख्यान देकर या प्रतियोगात्मक को अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, या अन्वेषक एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा के। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे आपको चेक करना है। इंग्लिश में कहा जाए तो हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट by giving a lecture, by arranging competitive opportunity, by repeating mechanical practice, by providing opportunity for the exploration and discussion। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन आप देखेंगे वन बाय वन, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे आपका निगेटिव चला जाएगा, क्योंकि एक व्याख्यान देकर बच्चे नहीं समझ सकते हैं। वहीं पे बी ऑप्शन में कहा गया प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, प्रतियोगिता अगर आप उनको प्रतियोगिता में भाग देते हैं तो उससे भी ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। बार बार अभ्यास, तो ये तो वैसे भी निगेटिव हो जाएगा। तो लास्ट का जो ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अन्वेषण एवं परिचर्चा अर्थात प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कशन से बच्चे बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी वाला करेक्ट बैठ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बच्चों को जटिल अवधारणाएं समझाने के लिए उन्हें सक्रिय रूप से सीखने की प्रक्रिया में शामिल करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन के माध्यम से बच्चे खुद सोचते हैं, प्रयोग करते हैं, समस्याओं का समाधान खोजते हैं और कुछ नए सीखने की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। वहीं पे बात करें परिचर्चा से क्या होता है, बच्चों को अपने विचार साझा करने, दूसरों की बात सुनने और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने का अवसर मिलता है, जिससे उनकी ज्ञान की गहराई और अवधारणात्मक समझ मजबूत हो जाती है।
तो इसलिए केवल व्याख्यान या प्रतियोगिता या रटावे अभ्यास जटिल अवधारणाओं को सहज रूप से समझने में उतने प्रभावशाली नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें रचनात्मक संवाद और वास्तविक अनुभव कम हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जब रटने की बात किया जाए या केवल व्याख्यान की बात किया जाए या प्रतियोगिता की बात की जाए तो ये ऑप्शन आपके अधिकतर नेगेटिव हो जाएंगे। जहां पे आपको अन्वेषण अर्थात एक्सप्लोरेशन की बात किया जाए या डिस्कशन की बात किया जाए, ये आपके पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ में जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें कहा गया है कि एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। अर्थात तो हाउ कैन अ प्राइमरी स्कूल टीचर इनकरेज चिल्ड्रन टू बिकम इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। कैसे कर बना सकती है, उसके लिए ऑप्शन कहा गया प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना, केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देकर, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके, बच्चों को सहानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अब यहाँ पे देखो 1 बाय 1 अगर ऑप्शन देखेंगे तो सबसे पहला कहेगा प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार। जहां पर भी रिवार्ड की बात की जाती है वो हमेशा हमारा ऑप्शन निगेटिव की तरफ चला जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। फिर कहा गया केवल प्रतीकात्मक ज्ञान पर बल या महत्व देना। देखो ओनली कहा गया, ओनली अर्थात ओनली जब भी बात की जाएगी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान की बात की, केवल ज्ञान पे बात किया ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहा गलत उत्तरों को अस्वीकार करके हम दंडित करना। अब ये तो ऐसे गलत हो गया, यहाँ पे आप पनिशमेंट नहीं दे सकते तो ये निगेटिव हो गया। तो बच्चों को कहा गया सहजानुभूति अनुमान लगाने के लिए अर्थात उनको सोचने के लिए और प्रोत्साहित करने तथा उसी पर आधारित विचार मंथन के लिए, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से थोड़ा सा बात करते हैं तो प्रभावशाली समस्या समाधान क्षमता बच्चों में तभी विकसित होती है जब उन्हें स्वतंत्र रूप से सोचने, प्रयोग करने और अपने विचार व्यक्त करने के लिए अवसर दिए जाए। अर्थात जब बच्चा प्रभावशाली समस्या को तभी हल कर सकता है जब वह स्वयं या स्वतंत्र रूप से सोचने लगे, प्रयोग करने लगे और अपने विचार व्यक्त करे, तभी वो क्वेश्चन या समस्या समाधान कर सकता है। सहजानुभूत अनुमान की बात का था इनिशिएटिव गेसेस लगाने के लिए प्रोत्साहित करना बच्चों में जिज्ञासा, कल्पना और नवाचार को बढ़ाता है। इसके बाद विचार मंथन अर्थात तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करें तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से वे अपनी सोच की समीक्षा करते हैं, विभिन्न समाधानों पर विचार करते हैं और बेहतर विकल्प का चयन करना सीखते हैं। तो यहाँ पे पहले के 3 जो विकल्प थे जैसे कि पुरस्कार पर आत्मनिर्भरता, मात्र प्रतीकात्मक ज्ञान या गलतियों के लिए दंड, समस्या समाधान की रचनात्मक को सीमित करते हैं। अर्थात पहले के तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहा गया था तो पुरस्कार की बात की गई थी या वहाँ पे फिर मात्र प्रतीकात्मक ज्ञान की बात की या वहाँ पे गलतियों के लिए दंड की बात की गई, इसलिए हमारे ऑप्शन गलत हो जाते हैं। इसलिए कि लास्ट का ऑप्शन हमारा सही बैठ जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित अवधि में से किन में शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। किसमें घटता है, सबसे पहले शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था में, या प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था में, या मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में, या किशोरावस्था एवं वयस्कता में। तो किसमें सबसे ज़्यादा घटित होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सबसे अच्छा है और यही करेक्ट हो जाता है। डिटेल से बात करें यहाँ पे तो शारीरिक वृद्धि और विकास की दृष्टि से सबसे तेज और तीव्र परिवर्तन जो होता है वो शैशवावस्था था, इन्फेंसी स्टेज जिसे हम कहते हैं, जो कि बर्थ के लगभग 2 साल बाद तक होती है, तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था था 2 से 6 वर्ष में देखने को मिलती है। शैशव काल में बच्चों की लंबाई, वजन तथा शारीरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है। दिमाग, हड्डियां, मांसपेशियां और अन्य अवयव तेजी गति से विकसित होते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी यह प्रवृत्ति बनी रहती है, किंतु इसके बाद गति धीरे धीरे कम हो जाती है और किशोरावस्था में पुनः एक तेज वृद्धि देखने को मिलती है, किंतु सबसे तीव्र परिवर्तन आपको शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास जीवन पर्यंत होता है, विकास परिवर्तनशील होता है,
विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करता है। अब देखो इसमें ऑप्शन की बात किया जाए कौन सा सही हो सकता है। देखो बात करें विकास अर्थात जो डेवलपमेंट होता है इज द लाइफ लॉन्ग, बिल्कुल सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कहा गया विकास परिवर्तनशील है, हाँ विकास तो बदलता रहता है, अर्थात डेवलपमेंट इज अ चेंजेबल अर्थात डायनेमिक होता है, ये भी सही हो जाएगा। विकास आनुवांशिक अर्थात तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों पे प्रभावित होता है, बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भों में क्या प्रभावित नहीं होता, निगेटिव कह रहा, इसलिए गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये था निगेटिव क्वेश्चन, तो निगेटिव के साथ में ये निगेटिव जाएगा, इसलिए हमारा यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही इसका हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो विकास की सार्वभौमिकता एक सिद्धांत अवश्य, लेकिन यह कहना कि सांस्कृतिक संदर्भ इसका कोई प्रभाव नहीं डालते हैं गलत है। वास्तव में विकास पर सांस्कृतिक, सामाजिक और पारिवारिक परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ता है। अन्य विकल्प में बात करें जैसे कि विकास जीवन भर चलता है, वह परिवर्तनशील है और आनुवंशिकता व पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है, ये मान्य सिद्धांत है। वहीं पे डी ऑप्शन जो था विकल्प विकास का सिद्धांत नहीं माना जाता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, क्योंकि विकास में सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों का भी योगदान होता है। अर्थात जब भी आपसे कहा जाए कि क्या सामाजिक और सांस्कृतिक योगदान नहीं देते विकास में, बिल्कुल गलत है, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों का ही बहुत ज़्यादा महत्व होता है आपके विकास में। अब थोड़ा सा आप यहाँ पे बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है। लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवंशिकी संकेत पद्धति, जन्मजात विशेषताएं, पर्यावरण प्रभाव या आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। इंग्लिश में बात करें तो व्हाट इज द प्राइमरी काज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंस, द जेनेटिक कोड इनहेरिट फ्रॉम द पेरेंट्स, इनबॉर्न कैरेक्टरिस्टिक, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस या कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे बात करें तो क्या कौन सा इसमें सबसे ज़्यादा है, तो लोगों के द्वारा माता पिता, ये तो बहुत सही नहीं है। जन्मजात विशेषताएं, ये भी गलत है। पर्यावरण, ये भी। अर्थात यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल, ये प्राथमिक कारण होता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। डिटेल से थोड़ा सा बात करें तो व्यक्तिगत भिन्नताएं किसी एक कारण जैसे कि केवल जीन या केवल पर्यावरण से उत्पन्न नहीं होती हैं, बल्कि ये दोनों आनुवंशिकता और पर्यावरण की जटिल पारस्परिक क्रिया का परिणाम होती है। माता पिता से मिले जीन और जीवन के अनुभव, शिक्षा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, पोषण आदि मिलकर व्यक्ति के गुण, धर्म, व्यवहार की क्षमताओं में बीच देते हैं। केवल आनुवंशिकी कोड, जन्मजात विशेषताएं या मात्र पर्यावरण प्रभाव किसी एक को मुख्य कारण बताना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बिल्कुल गलत है। अब यहाँ पे आज का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है। परिवार एवं पास पड़ोस, परिवार एवं मीडिया, विद्यालय एवं मीडिया, मीडिया एवं पास पड़ोस। क्या होगा ऑप्शन में यहाँ पे देखना है। तो इसी में इंग्लिश में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, फैमिली एंड नेबरहुड, फैमिली एंड मीडिया, स्कूल एंड मीडिया, मीडिया एंड नेबरहुड। तो यहाँ पे ऑप्शन में बात करें तो यहाँ पे जो सबसे सेकेंडरी जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, विद्यालय एवं मीडिया होते हैं। अर्थात यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सी वाला जो है करेक्ट रहेगा। डिटेल से बात करें तो समाजीकरण की प्रक्रिया में व्यक्ति सामाजिक नियम, मूल्य और व्यवहार सीखता है। प्राथमिक सामाजीकरण एजेंसी वह होती है जिसे बच्चा सबसे पहले अनुभव करता है, जैसे परिवार और पास पड़ोस, इसे हम प्राथमिक कहते हैं। द्वितीय सामाजीकरण एजेंसी होती है जैसे वे स्थान होते हैं जो बच्चे के विकास के अगले चरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे कि विद्यालय हो जाता है, मीडिया है, सहकर्मी आदि हैं। विद्यालय और मीडिया बच्चों के सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विकास में बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार एवं पास पड़ोस प्राथमिक एजेंसी कहलाते हैं। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी है, क्योंकि विद्यालय, मीडिया, क्योंकि ये द्वितीय सामाजीकरण एजेंसियों के अंतर्गत आते हैं। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन को डिटेल से समझा और उनका क्या आंसर उसको भी समझा है। अगले वीडियो मिलेंगे इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन पे बात करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।